नमस्कार। मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी प्राइम। अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इस समय आपके मन में कई सवाल जरूर होंगे। क्या 2026 में पहला जैसा रिटर्न मिलेगा? क्या अभी इन्वेस्टमेंट जारी रखना जरूरी है या फिर थोड़ा रुक करके इन्वेस्टमेंट करें? अगर मिड कैप सेगमेंट की बात करें तो जो हालिया गिरावट आई है उस वो एक खतरे का संकेत है या फिर मौके का गेट खुलने वाला है? दरअसल आज बाजार का जो हाल है उसमें वैल्यूएशन काफी हाई है, ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है और सेक्टर टू सेक्टर मूवमेंट काफी फास्ट हो गया है। ऐसे में एक आम निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो शोर से दूर रह करके सही फैसला कैसे ले। क्या लॉन्ग टर्म सबसे अच्छा रास्ता है या फिर मार्केट टाइमिंग अब जरूरी हो गई है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनके पास मार्केट को समझने का और निवेशों की सही स्ट्रेटेजी अपनाने का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश मिश्रा सर, जो टाटा एसेट मैनेजमेंट में फंड मैनेजर हैं। सर के पास 18 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च और निवेश को लेकर के। इस टाटा एसेट मैनेजमेंट से पहले सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज में भी रह चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी हिंदी प्राइम पर। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। धन्यवाद। सर इस इंटरेक्शन को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप टाटा एसेट मैनेजमेंट में अभी कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं? तो टाटा एसेट मैनेजमेंट में अभी तीन फंड मैनेज कर रहा हूँ। टाटा मिड कैप फंड, टाटा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और एक थीमेटिक फंड है टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड। और टाटा में मुझे करीब करीब 8-9 साल हो गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 8 साल से टाटा के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर शुरुआत सबसे बड़े सवाल से करते हैं जो अक्सर निवेशकों के मन में अभी बना हुआ है कि मार्केट का वैल्यूएशन काफी हाई है और अगर ग्लोबल हालात देखें तो वो भी काफी उतार चढ़ाव वाला है। तो 2026 में निवेशकों का रिटर्न कैसा होना चाहिए? क्या उनको रियलिस्टिक उम्मीद अभी भी रखनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट यही दो चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपने बताया। इसमें भी अगर ऑर्डर देखें तो जैसे हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अर्निंग ग्रोथ को। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि लॉन्ग टर्म में हमेशा जो भी कैटेगरी जिस तरह की अर्निंग देती है उसी तरह का आपको रिटर्न मिलता है। अगर अभी इस समय आप नेगेटिव्स देखिए तो आप नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स इंडिया के बाहर के रिलेटेड है। जैसे जो भी जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं या फिर यूएस में हम लोग बात करते हैं कि वहाँ बॉन्ड यील्ड ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। अगर आप एब्सोल्यूट इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई चीजें बहुत गड़बड़ नहीं है। जैसे इन्फ्लेशन काफी हमारे कंट्रोल में है। इवन ग्रोथ भी आप देखिए तो पिछले 1-1.5 साल से अर्निंग ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन थी, लेकिन पिछले तिमाही में हमने जो देखा अर्निंग में भी पिकअप चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सपेक्टेशन को आपको इस तरह से देखना चाहिए कि वैल्यूएशन अभी अगर आप देखिए तो कुछ कैटेगरी में वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं और कुछ कैटेगरी में वैल्यूएशंस को आप कह सकते हो कि इज फेयर, सस्ता कहीं भी नहीं है। तो उस तरह के केस में हमेशा जिस तरह की अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, जैसे अगर आप निफ्टी के लिए देखिए, लास्ट कैलेंडर ईयर में हमारा जो रिटर्न रहा है वो 8-9% के आसपास रहा है। और पिछला पूरा साल जो है निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में थी। तो उसी के आसपास, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन फेयर था, तो जो भी अर्निंग आ रही थी उसी के आसपास रिटर्न आ रहा था। तो अर्निंग के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली CY 26 विल बी बेटर देन CY 25। तो एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देखेंगे, जबकि पिछले पूरे साल हमने सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देखा। तो आई थिंक वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अर्निंग वाइज चीजें सुधरेंगी। लेकिन डेफिनेटली जियो पॉलिटिकल इशूज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नियर टर्म में काफी इम्पैक्ट करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको अर्निंग विजिबिलिटी है लेकिन वोलेटिलिटी का डर है तो लॉन्ग टर्म इज द बेस्ट अप्रोच। अच्छा सर, जो कई रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनका एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि अभी इस टाइम पे मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है। निफ्टी 2 दिन में इतनी बढ़त बनाती है लेकिन 4 दिन में वही बढ़त फिर से गिर जाता है। तो ऐसे में निवेश जारी रखना सही रहेगा या फिर मार्केट टाइमिंग की कोशिश करनी चाहिए? तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी सही रास्ता क्या है? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सा है एक्चुअली। अभी क्या हो गया है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलते हैं डेली बेसिस पे, इसीलिए हमने अपने लाइफ को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है। अदरवाइज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग को आप देखिए तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी कंपनीज खरीद रहे हो जिसमें अर्निंग बढ़ेगी। और अर्निंग बढ़ेगी साथ में आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ेगी। तो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि एक ऐसे समय पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ खुद 10% के रेंज में है।
डबल डिजिट में है। तो उसमें मुझे लगता है कि रादर टाइमिंग द मार्केट आज के समय ऐसा है कि अगर कोई भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, आप अगर पिछला 10 20 30 40 साल का भी हिस्ट्री उठा के देखिए हमारे मार्केट की, इस 20 30 साल में हमने सब कुछ देखा है। सारे स्कैम्स देख लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख ली, कोविड भी देख लिया जो महामारी 100 साल में एक बार आती है। लेकिन उसके बाद भी आपकी अंडरलाइंग ग्रोथ अगर इकोनॉमी में आ रही है डबल डिजिट, तो आप देखोगे कि आपको उसी तरह का रिटर्न भी मिलता है। तो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत क्लियर दो चीजें रखनी चाहिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, तो पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट अवधि लंबी होनी चाहिए। आप मुझसे बोलो 6 महीने 1 साल के लिए आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस। लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल या उससे लंबे के लिए आ रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा समय इस पे मत स्पेंड करो कि डे टू डे क्या हो रहा है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और आप ये मान के चलो कि कंट्री अगर डबल डिजिट ग्रो कर रही है तो लंबे समय में आपको भी डबल डिजिट रिटर्न मिलेगी। तो सर जैसे आपने अभी रिटेल इन्वेस्टर को एक सलाह दी, तो मैं आपसे एक एडवाइस भी जानना लेना चाहती हूँ एक्सपोजर को लेकर के, कि इन्वेस्टर को अभी अपना एक्सपोजर जो है कम कर लेना चाहिए या फिर धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाने का ये एक सही टाइम है। जी देखिए, इस पे मुझे लगता है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स की रिस्क एपिटाइट क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर का कैश कमिटमेंट कब है। अगर इन्वेस्टर को ये पैसा 1 साल 2 साल बाद चाहिए, या फिर ये पैसा 5 साल 7 साल बाद चाहिए, तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। अगर आपको ऐसा इन्वेस्टर कोई है जिसको अगले 5 साल तक वो टाइम दे सकता है, तो एक्चुअली आप नोटिस करोगे हमेशा जब मार्केट वैल्यूएशन बेनाइन रहता है या जिस समय रिटर्न नहीं बन रहा है, उस समय आप जो पैसा लगाते हो वही आपको बेटर रिटर्न देता है आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स जब मार्केट चलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड करना चाहिए। अगर इन्वेस्टर के पास समय अवधि है, वो 3 साल 5 साल के लिए मार्केट में बैठ सकता है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर उसके पास अवधि कम है, उसको कैश कमिटमेंट अगले 1 साल में आ सकती है या जल्दी पीरियड में आ सकती है, तो उसे प्योर इक्विटी फंड की जगह हाइब्रिड कैटेगरी या दूसरे कैटेगरीज में जाना चाहिए जहां सेफ्टी ज्यादा है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जी प्रियंका। सर, आपने या बिल्कुल बिल्कुल सही ही कहा कि अभी इस टाइम पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन अब हम एक नए सेगमेंट पर जाते हैं जो कि है मिड कैप सेगमेंट, क्योंकि इस मिड कैप कैटेगरी ने जहां निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, वहीं पर अभी ये कैटेगरी थोड़ी सुस्त नजर आ रही है। तो अभी जो मिड कैप सेगमेंट में जो नरमी आई है, ऐसे में निवेशक कैसे तय करे कि उनको इस कैटेगरी में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं, या फिर वो उनके रिस्क प्रोफाइल के लिए सही है या नहीं, ये एक रिटेल निवेशक जो है वो कैसे पहचान उसकी करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिड कैप में इतना अच्छा ट्रैक्शन क्यों आया। ठीक है, फिर मैं आपके जी सवाल जी। पे आता हूँ। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैटेगरी के लिए अर्निंग ग्रोथ वहां आ रही है कि नहीं। तो अगर आप मिड कैप देखिए, अगर आप मिड कैप स्पेस की बात कीजिए, इंडेक्स जो पूरा है, आप पहला नोटिस करोगे ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्पेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक मिड कैप को बेनिफिट मिलता है कि मल्टीपल सेक्टर्स अर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, अगर आज के समय आप देखिए कि हमारे कंट्री में क्या थीम चल रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कैपेक्स को बढ़ाने की, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम्स हम लोग देख रहे हैं। तो एक बड़ा क्लियर फोकस है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स ये सब। और दूसरा फोकस है कंजम्पशन की तरफ। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स में इन सारे सेक्टर्स का बड़ा अच्छा समावेश है। तो अगर आप किसी भी थीम के बारे में बात कीजिए, चाहे वो कैपेक्स ओरिएंटेड हो, प्रीमियमाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, चाइना प्लस वन हो, पीएलआई हो, कोई भी चीज आप सोचिए जहां पे आज गवर्नमेंट का फोकस है, आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिड कैप स्पेस में मिलता है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि मिड कैप की अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखेंगे, तो मिड कैप की अर्निंग ग्रोथ लार्ज कैप या निफ्टी इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। और अगर आपको किसी कैटेगरी से अर्निंग ग्रोथ ज्यादा मिल रही है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको उसमें रिटर्न भी ज्यादा बनेगा। तो ये हो गई अर्निंग की बात। अब मैं जी। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ जी। जैसे ये जो होता है कि आपको थोड़े समय में पैसा बना या नहीं बना, यहाँ पे एक सेकंड फैक्टर आ जाता है वैल्यूएशन, कि किस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको अर्निंग विजिबिलिटी है, तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर किसी निवेशक को यहाँ से 5 साल या लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आपकी वैल्यूएशन हाई है, जैसे आप अगर ध्यान करोगे तो आज से 1.5 साल पहले मिड कैप वैल्यूएशंस को लेके काफी कंसर्न थे, 2024 मिड के आसपास। तो वहां पे अगर आपका वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है तो आप देखोगे नियर टर्म में, जैसे अगर मैं पिछले 2 साल के मिड कैप स्पेस के रिटर्न की बात करूं, तो मिड कैप स्पेस ने आपको पिछले 2 साल में भी 10% ऑड के आसपास सीएजीआर रिटर्न दिया है, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन उस समय हाई थी। लेकिन वही अगर आप लंबी अवधि में अभी भी देखें, इस समय भी 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो आप नोटिस करोगे कि इन सारे पीरियड में जो रिटर्न है वो 20% के आसपास है, जबकि 2 साल का रिटर्न विल बी क्लोजर टू 10%। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अर्निंग विजिबिलिटी है लेकिन वैल्यूएशन अगर महंगा है, तो उस समय आपकी अवधि आपको लंबी करनी होगी इन्वेस्टमेंट की। जी, आपने तो ये बहुत अच्छा बात बोला सर। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो 5 साल या का इन्वेस्टमेंट करने की हमें सलाह दी जाती है, लेकिन अगर वो 5 साल से कम निवेश करता है, तो क्या रिस्क बढ़ जाता है मिड कैप सेगमेंट को लेकर के खासकर? जी बिल्कुल, अगर आपकी अवधि कम है इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो उसमें ये बहुत मैटर करता है कि आप किस वैल्यूएशन पे एंट्री कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि आज से 2 साल, 1.5 साल पहले मिड कैप स्पेस की वैल्यूएशंस बहुत हाई थे। जैसे मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट देता हूँ। जी। हम लोग जैसे ट्रेलिंग वैल्यूएशन ट्रैक करते हैं। हम्म। तो अगर आप जून जुलाई 2024 का वैल्यूएशन देखेंगे, ट्रेलिंग वैल्यूएशन जो जी। एमकी के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, जी। तो उस समय आप देखोगे ये 44-45 टाइम्स चला गया था। जबकि आप आज के समय देखोगे तो वो वैल्यूएशन घट के 44-45 टाइम्स से ये अब 30s में आ गया है, 32-33 टाइम्स। तो क्योंकि आपको रिटर्न पिछले 1.5-2 साल में सिर्फ सिंगल डिजिट बनी, जबकि अर्निंग ग्रोथ ठीक ठाक आ रही थी, तो वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गया है। तो इसको अगर मैं सिंपल टर्म में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बोलूं, तो इसमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कैटेगरीज हैं, ये आपको जो रिटर्न देंगे ये अर्निंग के आसपास देंगे। तो कभी अगर कैटेगरी में बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है, जब आप देखते हो 30%, 40%, 50% 1 साल 2 साल में मिल जाता है, तो वो सब सस्टेनेबल नहीं होता है। तो आप उसके बाद हमेशा देखोगे देयर विल बी अ टाइम कि अगले 1-2 साल वो थोड़ा कम रिटर्न देगा। तो ये डिपेंड करता है। जैसे अगर आज के समय आप बोलिए तो वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं है, जिस तरह का वैल्यूएशन कंसर्न आज से 1-1.5 साल पहले था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट होराइजन लेस देन 3 इयर्स है, तो मिड कैप इज नॉट अ स्पेस कि आप इसमें आओ। अच्छा, लेकिन अगर सर कोई रिटेल इन्वेस्टर जो है वो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है, तो लार्ज कैप फंड और हाइब्रिड फंड के साथ साथ वो मिड कैप फंड में कैसे बैलेंस करे, क्योंकि पोर्टफोलियो में बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप देखिए, अगर आपका होराइजन लंबा है तो आप अगर रिस्क वाइज समझिए, जैसे हाइब्रिड कैटेगरी हो गई, फिर लार्ज कैप हो गई, फिर मिड कैप हो गई। ये 3 कैटेगरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए रिस्क के। तो जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन जितनी कम है, जैसे अगर अभी आप मुझसे बोलो कि अगले 1 साल के लिए आप कुछ देख रहे हो, तो आपका ज्यादा वेट होना चाहिए हाइब्रिड कैटेगरी में, जहां पे आपकी रिस्क कम है और इस वोलाटिलिटी में भी आप बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं रहोगे। आप जैसे अपना होराइजन 1 to 3 इयर्स करते हो, तो उस समय मैं ज्यादा फोकस करूंगा टू द कैटेगरी लाइक सी लार्ज कैप। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी होराइजन 5 इयर्स एंड बियॉन्ड करोगे, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन मिड कैप। तो अपना जो आपको शेयर करना है बिटवीन द 3 कैटेगरीज, मुझे लगता है वो आपके टाइम होराइजन से अलाइन होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर मान लीजिए 5 साल से लंबे पीरियड के लिए रख रहा है, तो एक्चुअली वहां पे हाइब्रिड बहुत ज्यादा सेंस भी नहीं बनाता है। तो सर, अभी अगर हम देखें तो बाजार में 2 सितंबर 2024 के बाद से लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो रिटेल निवेशकों को हो रहा है। तो आप क्योंकि आप एक फंड मैनेज करते हैं और आप रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम निवेशक कौन कौन सी गलतियां करता है जो उनको नुकसान देता है, और उनको कौन कौन सी गलतियां करने से खुद को बचाना चाहिए? हम ये तो जानते हैं कि जब जब बाजार गिरता है, रिटेल निवेशक जो है वो घबरा करके सारा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है ही। इसके अलावा और कौन कौन सी गलतियां जो रिटेल निवेशकों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि ये सोचना कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज के समय हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं इसमें बहुत वेरिएबल है। आप मार्केट को टाइम करने का अगर आप सोच रहे हो, मतलब आप ये टाइम कर ले रहे हो कि क्रूड प्राइस कब ऊपर नीचे जाएगा, यूएस की पॉलिसी कैसी होगी, जियो पॉलिटिकली कैसे सिचुएशन सॉल्व होंगे,
तो अगर आप रियलिटी में देखिए तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हो। जी। तो अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो तो फिर आपके पास क्या बचा? पहला आपके पास बचा, जैसे आपने बताया, कि अपने आप को कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफाई करो, डिपेंडिंग कि आपका टाइम होराइजन क्या है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको टाइम दो। अगर आप देखोगे, जब कैटेगरी बहुत अच्छा करती है और रिटेल का पैसा अगर उस समय आता है, तो आप डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करोगे। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, म्यूचुअल फंड 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इवन फंड मैनेजर्स भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे लिए भी टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है कि किस समय कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इतने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हम लोग भी एक अपना कैलकुलेटेड रिस्क रिटर्न रखते हैं। उसके हिसाब से हम लोग ओवरवेट जाते हैं, अंडरवेट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे पहले ये दिमाग में जो फर्स्ट क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपका पैसा जो मैनेज कर रहे हैं लोग, उनका फुल टाइम यही काम है। एक प्रॉपर टीम होती है, इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है, जो इन रिस्क और अर्निंग सबको बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलते हैं। और आपको टाइम देना होगा। रादर एक दिन में क्या हो गया, एक महीने में क्या हो गया, 10 दिन में क्या हो गया, या 1 साल में क्या हो गया, उससे ज्यादा आपको ये देखना होगा। जैसे अभी मैंने मिड कैप की बात की, आप 2 साल में देखोगे रिटर्न 10% है, लेकिन वही आप अभी भी 5 साल 7 साल 10 साल देखो, आप 15 से 20% के पीछे हो। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कभी भी टफ टाइम में अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है अगले 1 साल 2 साल में, तो आप, मार्केट डाउन है इसलिए लिक्विडेट मत करो, क्योंकि वही लो लेवल पे जो आपका एसआईपी है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है एसआईपी, क्योंकि जी। एसआईपी एक इतना अच्छा टूल है कि ये सारे मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको वो खुद नलीफाई कर देता है। तो सर जैसे आपने अभी बताया एसआईपी, तो जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो एसआईपी फ्लो जो है वो काफी स्ट्रांग बना हुआ है आज के समय में अगर बात करें। तो एसआईपी को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे जो इन्वेस्टर्स है वो यूज कर सकते हैं, उनको कौन सी स्ट्रेटेजी, एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को उस टाइम पे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो प्रियंका देखिए, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये संभव नहीं है समझ पाना कि किस समय मार्केट का वैल्यूएशन कम है या ज्यादा है। जैसे हम लोग एक एडवाइजर्स जहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहाँ पे एडवाइजर्स उनको थोड़ा बहुत सलाह देते हैं कि किस समय आपको अपना एसआईपी बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ प्योर रिटेल इन्वेस्टर्स, आप एसआईपी में बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपना एवरेज प्राइस, जो भी वोलेटिलिटी है, अगर वोलेटिलिटी में आपने ज्यादा प्राइस पे एंट्री किया है, एट द सेम टाइम आप लो प्राइस पे भी एंट्री कर रहे हो, और आप अपने प्राइस को बैलेंस कर ले रहे हो। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़े, रादर अगेन फोकसिंग ऑन मार्केट, कि मार्केट अभी अच्छा है या खराब है, इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप बस ये रखिए कि मैं म्यूचुअल फंड में आ रहा हूं, मुझे 3 साल 5 साल 7 साल लंबे पीरियड, जिस तरह के पीरियड के लिए रहना है उस तरह के पीरियड के लिए मैंने प्रोडक्ट लिया है। और उसमें आपकी अगर अर्निंग बढ़ती है तो आप अपना एसआईपी बढ़ाइए। लेकिन आप इस तरह की चीज में मत जाइए कि किस समय वैल्यूएशन सस्ता है, टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। जी सर, आपका एकदम सही है एसेट एलोकेशन को लेकर के आपने जो राय बोली है। अब आप जरा मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट की सलाह हर कोई देता है कि निवेशकों को रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो उसको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि इनकी जानकारी आपको ज्यादा अच्छी होती है पर रिटेल निवेशकों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको बेसिक क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए फॉर रिस्क मैनेजमेंट, प्लीज आप इसके ऊपर एक रोशनी जरूर डालिए। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमारे एंड पे भी हम अपना काफी कुछ जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो रिस्क रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनफैक्ट जब रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, पहले रिस्क वर्ड आता है। तो सबसे पहले यू नीड टू फोकस ऑन रिस्क मिटिगेशन। फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दो चीजें हैं जो उनके हाथ में है। पहला है कि वो अपना एसेट एलोकेशन, जो ऐसे आपने बोला, एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय आप म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आपको मल्टी एसेट जैसे प्रोडक्ट हैं जो कि खुद में वो 3 4 एसेट क्लास में एलोकेट कर देते हैं। तो वहां पे आप, तो दो चीजें आप ध्यान रखिए। पहला, आपका टाइम होराइजन क्या है, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट लें। अगर आपकी अवधि छोटी है तब आपको मिड कैप स्मॉल कैप नहीं देखना चाहिए। तो आपको एक कितना ज्ञान होना चाहिए कि किस अवधि के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड देखना है, दैट इज पॉइंट वन। और सेकंड, आपके दिमाग में ये होना चाहिए
कि इक्विटी इज जस्ट वन प्रोडक्ट, इक्विटी के अलावा भी प्रोडक्ट है। तो आप एसेट एलोकेशन या तो खुद करें, या तो जैसे मल्टीसेट फंड टाइप की कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड के अंदर, जहां पे आपको टैक्सेशन भी इक्विटी का मिलता है, और आपको अदर देन इक्विटी डिफरेंट एसेट्स का भी। तो मुझे लगता है ये दो चीजों पे रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान रख के वो लोग अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। तो सर आपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दिया हमें कि इन्वेस्टर कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब हम एक सेक्टर को लेके फोकस में आते हैं, जो कि आईटी सेक्टर। देखिए, आईटी सेक्टर सर एक टाइम पे मार्केट का स्टार है, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ही आईटी सेक्टर की है। जब जब मार्केट जो है जब जब आईटी सेक्टर जो है वो हल्के से बिकवाली की तरफ आता है, तो बाजार में भी नेगेटिव रिएक्शन आ जाते हैं। तो ऐसे में अभी जो आईटी सेक्टर में हाल की जो गिरावट है, उसको निवेशक कैसे देखें, ये सबसे बड़ा अहम सवाल अभी आता है। नहीं तो देखिए, डेफिनेटली आईटी सेक्टर में अभी जो हो रहा है इसमें जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जी। काफी ग्लोबली बातें हो रही हैं। और इसमें एक रिस्क को बताया जा रहा है, जो इस लोगों निवेशकों के अंदर डर आ रही है कि ये आईटी सेक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कैसा अर्निंग ग्रोथ रहेगी। यहाँ पे मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली जब भी कहीं अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ये एक अनसर्टेन टाइम है, किसी को मालूम नहीं है कि एआई कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे आईटी सेक्टर्स को। हम्म। तो उस तरह के केस में कैसा होता है हमेशा कि कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा निकालते हैं, और जो हम लोग देख रहे हैं कि शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। जैसे ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है कि आईटी सेक्टर को इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल इनफैक्ट आपको बताऊं, आज से 20-30 साल पहले जब कंप्यूटर्स आ रहे थे, तो लोगों का ये डर रहता था कि कंप्यूटर्स आने के बाद सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन आज के समय हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जॉब सॉफ्टवेयर कंपनीज, कंप्यूटर कंपनीज ही दे रही हैं। ठीक जी। है। सेम आप अगर पास्ट में आप याद करोगे कि जैसे जैसे जब डिजिटल एक बार हो रहा था कि हम्म। सारा कुछ डिजिटाइज हो रहा है, तो जी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कम हो जाएगा। सिमिलर क्लाउड के समय हुई थी, Y2K के समय हो रही थी, जब 2000 में जब हम लोग ईयर चेंज कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर समय इस तरह के रिस्क आए, कि अगर अभी कुछ नया चेंज हो रहा है तो उसके बाद आईटी कंपनीज का ग्रोथ कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज को इस तरह से देखनी चाहिए कि हमारी जो आईटी कंपनीज है वो इम्प्लीमेंटेशन का रोल उनका है। ठीक है। तो जी। डेफिनेटली जब भी कोई ट्रांजिशन होता है, आप देखोगे हमारी आईटी कंपनियों में वोलेटिलिटी रहेगा। लेकिन एक बार जब ये ट्रांजिशन हो जाएगा और जब वो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में आएगी, तो अगेन आप देखोगे हमारे आईटी कंपनीज के बिजनेस बढ़ेंगे। तो मुझे अच्छा। यहां लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सेक्टर इंडिपेंडेंटली सेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये समझ पूरा पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं कि जहां जरूरत होती है अकॉर्डिंगली हम लोग अंडरवेट ओवरवेट पोजीशन ले लेते हैं, हम्म। और अकॉर्डिंगली उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा हमेशा ये सलाह रहेगा कि इस तरह के केस में आप प्योर इक्विटी, प्योर स्टॉक से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि इस तरह का वोलेटाइल सिचुएशन। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो उस रिस्क को हम लोग मिटिगेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग डाइवर्सिफाइड रहते हैं, एक सेक्टर पे हमारा पूरा एलोकेशन नहीं रहता है। पर अगर सर किसी निवेशक ने सिर्फ आईटी फंड में एसआईपी की हुई है, तो अभी उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको अपनी एसआईपी जारी रखनी चाहिए, या फिर रोक देना चाहिए, या फिर इस आईटी सेक्टर में जो गिरावट है उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए? अभी उनको क्या फैसला लेना चाहिए एक रिटेल निवेशक को? करेक्ट। तो देखिए प्रियंका, जैसे हमने पहले भी बात किया कि अगर आप अपना, पहला तो ये बड़ा क्लियर होता है कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड ले रहे हो, तो कभी भी आपका एलोकेशन टुवर्ड्स सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी आपका बिल्कुल। जो मैक्सिमम एलोकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, जहां पे फंड मैनेजर के पास डिफरेंट सेक्टर्स का ऑप्शन हो। जैसे एज अ मिड कैप फंड मैनेजर मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे फंड में 5-6% का सिर्फ वेट है आईटी का। तो पहला तो रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखें कि कभी भी अपना एलोकेशन टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें। सेक्टर फंड्स आपके पोर्टफोलियो में 10-15-20% तक हो सकता है, इससे ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आईटी के लिए नहीं है, मैं इन जनरल सारे सेक्टोरल फंड्स के लिए बोल रहा हूँ। तो पहला तो है कि अगर आपका ऐसा केस है कि अगर आप इस रेंज में हो
कि आपने जो सेक्टर में पैसा डाला है वो आपके पूरे 100 रुपए के पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% है, 15% है, तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाकी 85% जो डाइवर्सिफाइड है वो आपको एक डिसेंट रिटर्न दे रहे हैं। और किसी भी सेक्टर में जब वोलेटिलिटी आती है तो उस समय साथ में वो सस्ता होते जाता है। तो अगर एसआईपी में आज आप जो कंटिन्यू करोगे, जो आप लो प्राइस पे लोगे, वही आपके एवरेज प्राइस को नीचे लाएगा और आपको अगले 2 साल बाद हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपका एलोकेशन टुवर्ड्स सेक्टोरल फंड बहुत ज्यादा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी, ये तो आपने सही, एक बहुत अच्छी सलाह दी है कि हमें पूरे कभी भी एक सेक्टर फोकस्ड फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। हमारे लिए भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर यंग इन्वेस्टर्स यानी जेंजी इन्वेस्टर्स को लेकर के, क्योंकि कई रिपोर्ट्स कह रही है कि जेंजी इन्वेस्टर्स का जो रुख है वो बाजार में काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई जेंजी इन्वेस्टर अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करना चाहिए और उसके लिए बेसिक रूल क्या क्या है? देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा है कि आज के जो इन्वेस्टर्स हैं ये इक्विटी के लिए काफी अवेयर है। आप एक बड़ा बेसिक चीज समझिए कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। यहाँ पे हम लोग 6-7% जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। तो उस तरह के केस में हमेशा आप देखोगे इन्फ्लेशन हाई रहेगा। कोई भी कंट्री अगर हाई ग्रोथ कंट्री होती है तो वहाँ नॉर्मली इन्फ्लेशन हाई रहते हैं। तो इन्फ्लेशन हाई है, आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, तो इक्विटी इज वन ऑफ द बेस्ट वे। तो पहला तो ये बहुत क्लियर मैसेज है उनके लिए कि आप बहुत सही जगह पे आए हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड इज प्रॉब्ली अमंग द वेरी फ्यू इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप इन्फ्लेशन के कंसर्न को बीट कर सकते हो। दिस इज वन मैसेज। सेकंड मैसेज है कि कोई भी चीज लाइफ में शॉर्टकट नहीं होती है। तो 1 साल 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इस माइंडसेट से हटना होगा। इस कैटेगरी की ब्यूटी ये है कि अगर आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप डिसेंट रिटर्न, जैसे मैं एक जस्ट डेटा पॉइंट देता हूं, अगर आप 10 साल के लिए 15% सीएजीआर बना रहे हो तो आपका पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो नए इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है और बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग लेना है। तो रादर फोकसिंग ऑन टाइमिंग द मार्केट, आप अपना इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय तक बैठिए। आप खुद देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके वेल्थ को अच्छे से बढ़ाता रहेगा। और आज के समय आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में एक डायरेक्ट रूट से भी आप जा सकते हो। जैसे आप लोगों के थ्रू भी उनको सजेशंस मिलते रहते हैं। और दूसरा है कि अगर उनको इसकी जानकारी ना हो तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवाइजर्स हैं, उनकी सलाह लें। क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 6 महीने 1 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बहुत ही शानदार और इंसाइटफुल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की चर्चा से ये साफ है कि बाजार चाहे जितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, सही स्ट्रेटेजी, धैर्य और डिसिप्लिन के साथ निवेश किया जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की गहराई वाली जानकारी और एक्सपर्ट इंसाइट्स चाहते हैं तो जुड़े रहिए ईटी हिंदी प्राइम के साथ। मैं हूं प्रियंका कुमारी, मिलती हूं अगले वीडियो में।